क्वेश्चन नंबर 28 है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर है। 1 माइक्रोन भाई याद रखना, 1 माइक्रोन किसके बराबर सवाल पूछो। 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन है भाई बड़ा नहीं जाता। 1 माइक्रोन इसकी बात करें, 1 माइक्रोन किसके बराबर है, तो 1 माइक्रोन जो है 1/10⁻³ ठीक है mm के बराबर होता है। ठीक, या इसी को लिख देता है 1/1000 mm, या इसी को लिख देता है, कुछ भी लिख सकता है भाई, तीनों हम बता दिए। 0.001 mm, तो 1 माइक्रोन ये सभी के बराबर होता है। सेम बात है, 10⁻³ बोले, 10⁻³ बोले वही हुआ, 1/1000 mm बोले सेम बात है, 0.001 mm बोले तो सेम। ये सब 1 माइक्रोन के बराबर है। ये सभी राशि किसके बराबर है, 1 माइक्रोन। ये भी 1 माइक्रोन, ये भी 1 माइक्रोन, ये भी 1 माइक्रोन, एक ही है। तो याद कौन सा करना, अगर ये याद करोगे तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, 1/10⁻³ क्योंकि तुम 10⁻³ को गुना कर सकता है, 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000, और इसी को तुम 1000 को 1 से भगा देगा तो 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.001 mm। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पे ध्यान देते हैं। जरा सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं। सभी गैसें शून्य आयतन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है। ऑप्शन आपका अलग अलग दिया हुआ है, तो इसमें आपको बताना कि कौन सा, ये भी बताया हुआ सवाल है, पढ़ाया हुआ सवाल है, तो उम्मीद करते हैं इसका भी आंसर आप लोग दे पाएंगे। पता कौन सा होगा भाई, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है 273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री सेल्सियस या 27.3 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताना। तो बता देना चाहते हैं इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा कि सभी गैसें, सभी गैसें, रुक जाओ भाई, सभी यहाँ से हटाने को 273 होगा इसका। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापमान घटाया जाता है कितना, -273 जो घटाया जाता है, जब -273 घटाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 घंटा होने चला है। अब आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एसिड अम्ल बदलता है, एसिड अम्ल बदलता है, एसिड अम्ल बदलता है, किसे बदलता है, नीले लिटमस को। ये तो सबको पता है कि अम्ल जो है, ये अम्ल क्या करता है, सॉरी अरे भाई, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, नीला को क्या करता है, लाल करता है, नीला को लाल कर देता है। और जो क्षार है, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। ये सबको पता है, नीला करता है। तो अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ठीक है, तो एसिड यानी अम्ल बदलता है नीला लिटमस को लाल में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो भाई
इसको करते हैं, हटाते हैं। अब है एक क्वेश्चन नंबर 31 की बारी। क्वेश्चन नंबर 31 का बात करेंगे कि चीनी के घोल में, सवाल है कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता घटती है, बढ़ती है या समान रहती है, कोई नहीं। ये सवाल है। चीनी की घोल में तापक्रम बढ़ाने पर, तापक्रम बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि चीनी का कोई घोल है, पानी चीनी का घोल है, अगर उस पर अधिक हीट दिया जाए, अधिक ताप दिया जाए तो उसका विलेयता घटेगा या बढ़ेगा, यानी कि जल्दी पिघलेगा या नहीं पिघलेगा, इसके बारे में पूछा। जल्दी पिघलेगा या धीमे पिघलेगा या समान रूप से पिघलेगा या कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दें कि जो चीनी की विलेयता है, अगर तापक्रम बढ़ाएंगे तो उसका विलेयता भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यदि चीनी का घोल का तापक्रम बढ़ा देंगे, ज़्यादा हीट पे इसको रखेंगे तो उसका विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका विलेयता क्या होगा, बढ़ेगा। इसको याद रखना कि चीनी के घोल का तापक्रम, जैसे चीनी घोल का पानी और चीनी और पानी दे देंगे, उसमें ऐसे अगर एक गैस पे चला देंगे और एक ऐसे एक गिलास में 2 चम्मच चीनी दे दिए, उसको ऐसे ही रख दी बाहर में, और एक गिलास में 2 चम्मच चीनी डाल करके उसको गैस पे गर्म कर दिए, तो पिघलेगा कौन जल्दी? तो जो गर्म कर रहे हैं, जिसको गर्म किया जा रहा है वो जल्दी पिघल जाएगा, यानी विलेयता जल्दी बढ़ती है। इसीलिए चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। तो इसके बारे में देखते हैं, चीनी के बारे में। तो ये चीनी, सबसे पहले जानते हैं चीनी के बारे में। चीनी का रासायनिक नाम क्या है? चीनी का रासायनिक नाम से जानते हैं कि क्या है। तो चीनी का रासायनिक नाम है, चीनी का रासायनिक नाम है, एक सेकेंड, चीनी का रासायनिक नाम है आपका सुक्रोज। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो देखते हैं। इसका सूत्र का बात करें तो इसका सूत्र है C12H22O11, C12H22 और O11। ये है इसका सूत्र। ये 2 बातें आपको याद रखना है इसमें से, ठीक है, और कुछ नहीं। ये 2 चीज़ें इसकी याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको डिलीट करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो याद रखना कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है हीरा। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है हीरा, ठीक है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है हीरा। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या करना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो रहता ही है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो रहता है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन रहना चाहिए नहीं। कार्बनिक यौगिक जितने भी है, लगभग हम लोग के आसपास जितने भी वस्तु या कोई भी चीज़ दिखता, पदार्थ दिखता, वो उसमें कार्बन की मात्रा रहती ही है। यानी 90%, 95, 96% पृथ्वी में जितने भी वस्तु हैं उस सब में कार्बन की मात्रा रहती है। अगर हम बात करें जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4 का, मीथेन का, तो इसमें भी कार्बन है। अगर ग्लूकोज का बात करें C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। तो इसी तरह होता है, क्या जितने भी कार्बनिक पदार्थ है उसमें कार्बन की मात्रा रहती ही है, ठीक है। बात है अगला क्वेश्चन पे, क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 कि कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित
कौन सी गैस का, अरे भाई, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरण मतलब अल्ट्रावायलेट, इसको शॉर्टकट में यूवी भी बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट यूवी भी बोला जाता है इसको। तो देखो इसको समझते हैं अच्छा से। इस ओजोन परत को ओजोन परत, ये ओजोन परत है, मान लो वायुमंडल का एक गैसीय परत है ये, हालांकि इसको गैसीय परत ही कह लेंगे। ये ओजोन परत है। ओजोन का परत का फॉर्मूला पहले जानेंगे, O3 है। अब होता क्या है, ये सूर्य है कि अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण आ रहा है वो यूवी किरण, यानी कि यूवी किरण मतलब ये अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण जो आ रहा है यहाँ से, जो हानिकारक है बहुत ही, वो क्या करता है, इस किरण को ओजोन परत इसको क्या करता है, नहीं आने देता है अपने से होकर के। यानी इसकी जो हानि अगर आती भी है तो थोड़ा मात्रा में प्रवेश भी करती है, तो उसका जो जितना हानि पहुंचा सकता था वो अब नहीं पहुंचा सकती है। तो ओजोन परत उस अल्ट्रा वायलेट रे को क्या करती है, किरणों को, जो हानिकारक विकिरण है उसको रोकता है। और ओजोन परत, ये वाला परत सवाल अगर पूछता है ये वायुमंडल का कौन सा परत में उपस्थित है, तो याद रखना समताप मंडल। समताप मंडल बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समताप मंडल पूछ सकता है कि ओजोन परत, ये जो ओजोन परत है, ये ओजोन परत कौन से वायुमंडल के कौन से परत में, तो समताप मंडल पे है। और दूसरा सवाल ये पूछ सकता है इससे, दूसरा सवाल ये है, ओजोन परत से रिलेटेड अगर बात करें तो इससे इस ओजोन परत को क्षय यानी कि नुकसान, क्षय बोल लो, नुकसान करने वाला जो सबसे हानिकारक चीज कारक है, सबसे हानिकारक कारक है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है ओजोन परत को। उसको ओजोन परत अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या हो सकता है, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, CFC का पहले पूरा नाम लिख देते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFC से निकलने वाला हानिकारक गैस है। ठीक है, अब और बात करें तो अगर ये क्षय हो जाएगा, ओजोन परत अगर छिद्र हो जाएगा, ओजोन परत में अगर छिद्र हो जाएगा इसके कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, तो क्या होगा, जो होने वाला बीमारी हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है। सबसे मुख्य बीमारी त्वचा कैंसर, ये होने का ज़्यादा खतरा है। और ओजोन परत अगर खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा अम्ल वर्षा हो सकता है, एसिड रेन जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब घटना घट सकती है अगर ओजोन परत को नुकसान पहुंचेगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हम लोग जाने इसके बारे में। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है कि, तो इसका आंसर बता दिया, ओजोन होगा 34 का। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि मायोपिया आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। मायोपिया के बारे में हम जस्ट पढ़े थे शुरुआत में कि मायोपिया को ही हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बताओ, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ईजी है। तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखेंगे। मायोपिया किसके प्रयोग द्वारा ठीक हो सकता है, तो अवतल लेंस के द्वारा ठीक हो सकता है। अवतल लेंस के द्वारा बिल्कुल तरह से ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का
कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर मतलब क्या होता है, कंपाइलर का मतलब क्या होता है कंप्यूटर की भाषा में? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम, ये होता है कंपाइलर शब्द का मीनिंग कंप्यूटर के लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे कि और अगर कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा बोलेंगे तो एक जैसे कि एग्जांपल के तौर पे और भी बता सकते हैं C++ ये हो गया, और एक सुने होंगे आप लोग जावा ये और तो मुख्य है। एक C++ कंप्यूटर लैंग्वेज ही है ये C++ या जावा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। इस प्रश्न को इतना ही जानेंगे। अगला प्रश्न है कि AWSCS का पूर्ण रूप क्या है? AWSCS इसका पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछ रहा है, बहुत ईजी है, लेकिन फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है देखो जरा। फुल फॉर्म होता है एयरबॉर्न BORNE एयरबॉर्न वार्निंग। ठीक है, एंड कंट्रोल सिंड्रोम। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिंड्रोम, ये होता है फुल इसका। चलिए अगला चीज़ देखें इसके बारे में, अगर कुछ हो तो। अभी क्या करने का काम करता है वो देखो। तो देखो भाई, एक प्रकार से रडार प्रणाली है। रडार मतलब क्या होता है? रडार के द्वारा क्या होता है, किसी भी वायुयान या सेटेलाइट या किसी भी चीज़ का क्या होता है पोजीशन पता किया जाता है रडार के द्वारा। वायुयान हो या मिसाइल हो या युद्ध क्षेत्र में कोई भी हमला न करे, किसी प्रकार का जेट यान लेकर के, तो उसका पता लगाता है रडार। तो रडार प्रणाली है ये। तो एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिंड्रोम एक रडार प्रणाली कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो इसका आंसर हो जाता, इसका आंसर आपको होता, इसका आंसर होता बी, ऑप्शन बी ऑप्शन बी है ये, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं क्या अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है, तो देखते हैं एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं। देखो इनपुट डिवाइस क्या होता है, लेट्स सी, जैसे इधर लिखे इनपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड में टाइपिंग करते हैं फिर जाकर के पीसी में या कंप्यूटर में या किसी स्क्रीन में दिखता है, तो ये इनपुट देता है ना। कीबोर्ड इनपुट दिया कि हम ये लिख रहे हैं, हमको ये चाहिए, तो इनपुट हो गया। जैसे तुम कह सकते हो स्कैनर के अंदर में कोई पेज को रखा, फोटो को रखा, कोई भी चीज़ को रखा गया और उसको स्कैन किया गया, फिर स्क्रीन में आ जाता है। ठीक,
तीसरा माउस, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। और अगर हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस कौन सा है? देखो भाई, आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा मॉनिटर, कंप्यूटर स्क्रीन जैसा रहता है मॉनिटर, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ कीबोर्ड में टाइपिंग करते मॉनिटर की स्क्रीन में आता है तो बाहरी रूप से दिखता है ना। जैसे प्रिंटर और स्क्रीन में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए हम बताते हैं कि होता क्या है। जैसे कि प्रिंटर में क्या होता है, बाहर से कोई पेज डाले और उसको जीरोक्स करके कॉपी करके वो दे दिया, बाहर ही रहे, यानी आउटसाइड ही रहा, बाहर निकल गई। जो स्कैनर होता था उस पर क्या होता था कि हम कोई पेज को स्कैन करते थे और उसको स्क्रीन पे सेव कर लेते थे। जैसे कि आपका स्पीकर हो सकता है, आउटपुट में स्पीकर बजता बाहर आवाज़ सुनाई देता है, हेडफोन हो गया, ये सारी चीज़ें हो सकता है आउटपुट डिवाइस के अंदर, ठीक है। चलिए इतना काफ़ी है। अब अगला क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका जैसा इसका टिक नहीं लगा, ये आपका कितना नंबर था, 38। इनपुट डिवाइस नहीं है पूछना, बताइए। तो इसका तो सुने भी, आउटपुट माउस का आउटपुट था, ये आउटपुट था, कीबोर्ड आउटपुट था, तो इसमें कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है, बताइए इनमें कौन इनपुट डिवाइस, सॉरी ये हो गया इनपुट, आउटपुट बोल रहा है, ये हो गया इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड ये सब इनपुट देता है, ये सब माउस हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, कीबोर्ड सब इनपुट डिवाइस। कौन नहीं है? तो फ्लॉपी ड्राइव जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी ड्राइव, ये फ्लॉपी ड्राइव जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो चलो भाई अगला प्रश्न की ओर। तो अब इसका आंसर हो गया फ्लॉपी ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है। मुख्य संगठक कौन है? सबसे मेन संगठक इसका पोर्टलैंड का कौन है? बताओ जरा। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा चूना सिलिका एल्यूमिना और एक मैग्नीशिया। चूना सिलिका एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया, चूना सिलिका एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया, ये पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक ये सब है, चूना है, सिलिका है, एल्यूमिना है और मैग्नीशिया है। चूना सिलिका, ठीक है, सिलिका, एल्यूमिनियम भी नहीं, एल्यूमिना। तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया, ये सब है। ठीक है। पोर्टलैंड ये बनता है चिकनी मिट्टी से बनता है, अलग अलग खनिज जैसे मैग्नीशिया सब हो गया, ये सब सबसे बनता है, ठीक है, ताकि बॉन्ड उसका जो केमिकल बॉन्ड हो स्ट्रॉन्ग हो सके। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। अरे भाई क्या गया, अरे यार हटो। चलो तो इसका आंसर चूना, सिलिका और एल्यूमिना हो गया। चूना, सिलिका और एल्यूमिना। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। पिक्चर के रूप में, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है।
इसका आंसर क्या होगा ढूंढो भाई। फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में क्या इस्तेमाल होता है? ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिक्सल के रूप में याद रखिएगा एक नाम सोडियम, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है सोडियम। सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में पिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट ऑप्शन ए हो जाता है इसका। अब अगर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है किसके लिए। देखो इसका आंसर होगा, इसका आंसर वेरी सिंपल। ये क्या है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को किसमें बदलने के लिए? डीसी में। एसी को डीसी में बदलने के लिए याद रखेंगे सभी को। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ठीक है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ऐसा कहना। अब खास बात यह है कि रेक्टिफायर जो होता है ना, इसका जो मुख्य प्रत्यावर्ती धारा है जिसको हम लोग एसी कहते हैं और एक दिष्ट धारा जिसको डीसी कहते हैं, ये परिवर्तनशील नहीं है। ठीक है, ये परिवर्तनशील कहना परिवर्तित करता है। अब ये सवाल पूछ रहा था रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। अब अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बताओ भाई, किसको नहीं पता? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। और बहुत सारे इसके ट्रिक पड़े हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो इसका ट्रिक अगर होगा तो मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये हो सकता है तो देखते हैं इसका क्या है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के का रासायनिक नाम क्या है? जैसे विटामिन सी का एस्कर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन बी का थायमिन, के का फिलिक्विनोन, टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल लिखा, रेटिनॉल, ये सब होता है ए बी सी डी ई के, यानी कि एक था फिटोरे। इसका ये ट्रिक है, एक था फिटोरे से याद रखोगे। ऐसे एस्कर्बिक, कैसे कैल्सीफेरॉल, था से थायमिन, फी से फिलिक्विनोन, टा से टोकोफेरॉल और आर से रेटिनॉल। अब अगर अगला चीज़ देखें तो इसमें दिया विटामिन ए बी सी डी की कमी से होने वाला रोग कौन है? सारे रब क्या है? देर है, वेर है, सॉरी वेर मतलब रूठा हुआ सब। सारे रब वेर है। तो देखोगे विटामिन सी हो गया स्कर्वी, विटामिन डी हो गया रिकेटस, विटामिन ए हो गया रतौंधी, विटामिन ई हो गया बांझपन, विटामिन बी हो गया वेरी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग कंप्लीट कर लेंगे इसका।
चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है। स्थिर पानी में, अगला प्रश्न, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डाल दोगे तो मच्छर कम होगा। ये सवाल पूछ रहा है, क्यों? प्रजनन में बाधा डालता है, या मच्छरों के लिए उच्च विष है, या लावा के सांस में बाधा डालता है, या मच्छरों को भगाता है। तो इसका 43 का जो आंसर होगा ये वही होगा, लावा के सांस में बाधा डालती है। लावा होता क्या? देखो, मछली जब अंडा में रहता है और जब मछली जब बड़ा हो जाता है, दोनों के बीच का फेज, जो छोटा वाला फेज रहता है, जिसको छोटा छोटा बच्चा हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में रहता है, और मछली का छोटा छोटा बच्चा बिल्कुल ही छोटा, जो अभी अंडा से निकला है और जो बड़ा होने से पहले अंडा से निकला ही है, तो उसको हम लोग कहते हैं लावा के सांस में बाधा डालता। तो जैसे ही पानी में मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है, तो इस वजह से क्या होता है कि मिट्टी के जो ऊपर है, मिट्टी के ऊपर में क्या होता है कि जो मछली का ये मछली बोलो, ये सॉरी, लावा के सांस में बाधा डालता है, यानी कि जो लावा है इसका, ठीक है, मच्छर सबका जो छोटा छोटा अंडा कह लो, ये जो लावा होता है, ये सब क्या करता है, उस सब में बाधा पहुंचता है। तो ये एक कारण है। और अगला प्रश्न का बात हम करेंगे, तो अगला प्रश्न भाई क्या है, इसको पहली बात तो इसको हटाना पड़ेगा। अगला प्रश्न यहाँ से तो खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज देखना पड़ेगा। 44 से क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा कौन सी है? कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा कौन सी है, ये बता दो। तो एक ये केवल बाइनरी संख्या है, केवल बाइनरी संख्या। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा केवल बाइनरी संख्या है। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं होता है? तो याद रखिएगा, मधुमेह वैक्सीन के द्वारा नहीं होता है, मधुमेह वैक्सीन के द्वारा नहीं। इन क्वेश्चन गलत कर रहे क्या? इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? वैक्सीन के द्वारा नहीं रोक सकते। कुकर खांसी को रोक सकते हैं, चेचक को भी रोक सकते हैं, पोलियो को भी रोक सकते हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज को, जो डायबिटीज पेशेंट है उसको पूछना। तो ये कितना तकलीफ होता है, ठीक है, बहुत सारा तकलीफ का सामना करना पड़ता है अगर ये डायबिटीज जिसको हो जाता है। 5% हो गया मैट्रिक। इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? तो याद रखना, मधुमेह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पॉन्डिलिटिस, ठीक है, स्पॉन्डिलिटिस, ये इसको ऐसे करें, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग में होता है? स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? इसका आंसर हो जाएगा मेरुदंड को। 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 इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा मेरुदंड। मेरुदंड। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मेरुदंड को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या आता है? अच्छा, ये जो है मेरुदंड, ये किसकी, ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ होगा, गलती लिखे हैं, रीढ़, अरे भाई, रीढ़ का हड्डी, ठीक है। ये जो स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मेरुदंड क्या है? एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी को प्रभावित कर देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉशिंग मशीन यानी कि धोने का सोडा, वॉशिंग मशीन यानी कि धोने का सोडा, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। वॉशिंग मशीन धोने का सोडा क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी। इसका फुल
जो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, इसका फॉर्मूला होता है इसका सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ये, याद रखना। अगला प्रश्न है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर दो फटाक से। तो याद रखना इसका जो अणु, इसका जो अणु, परमाणु नहीं मार देना, परमाणु बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा अणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफी, फिर से फोटोग्राफी सवाल है। फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो ये भी इसका भी आंसर है सोडियम थायोसल्फेट होगा, जो पहले माने थे वही है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी का बात हो रहा है। मरकत निम्न में से बनाया जाता है, मरकत निम्न में से बनाया जाता है, देखो क्या बनाया जाता है, तो इसका आंसर याद रखना बेरिलियम। मरकत निम्न से बनाया जाता है बेरिलियम से। किससे? बेरिलियम से। ठीक है, अच्छा ये मरकत है क्या? सवाल आता है ये मरकत है क्या, बता सकते हैं? एक कीमती रत्न है, एक बहुत महंगा, एक कीमती रिंग है, एक कीमती रिंग नहीं रे, सॉरी रिंग बोल रहा है, एक कीमती रत्न है, जैसे हीरा जवाहरात होता है ना, ये उसी तरह ये मरकत एक कीमती रत्न है, महंगा मिलता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किसकी कमी के कारण अवरक्तता यानी कि एनीमिया होता है? पूरा दुनिया को पता है, सभी को पता होगा कि एनीमिया जो होता है किसके कारण से होता है, वो आंसर होगा लोहा। एनीमिया जो होता है किसके कारण होता है? लोहा। एनीमिया किसके कारण होता है? लोहा। जल का शुद्ध रूप, सर पूछा जल का शुद्ध रूप क्या है? जल का शुद्ध रूप क्या? तो इसका याद रखना, जल का शुद्ध रूप क्या हो सकता है? ये वर्षा का जल हो जाएगा। जल का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? वर्षा का जल। वर्षा का जो जल होता है वो एकदम प्योर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? अलग अलग क्रांति है, आप लोगों को पता है कि अलग अलग क्रांति, बहुत सारा क्रांति है। तो नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से होता है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से होता है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन हो गया, भूरी क्रांति उर्वरक यानी उर्वरक हो गया, जैसे फर्टिलाइजर जिसको कहते हैं, उत्पादन से। रजत क्रांति होता है अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति होता है तिलहन उत्पादन से। इस तरह के अलग अलग होते, बहुत सारा क्रांति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है, किसके जड़ में पाया जाता है? नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया, नाइट्रोजन यौगीकरण के जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो निम्न में से किनके जड़ में पाया जाता है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, सीबी पौधे बोल देना। कौन सा पौधा? सीबी पौधे। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है, तो सीबी पौधे। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है, तो सीबी पौधे। लोहे का सबसे बहुल या प्रचुर स्रोत क्या है? लोहे के लिए सबसे प्रचुर स्रोत इसमें से क्या है? इसका आंसर याद रखना कि हरी साग सब्जी। हरी साग सब्जी खाओगे तो एकदम से तुम्हारा क्या कहते हैं कि प्रचुर मात्रा में तुमको क्या होगा कि अलग अलग प्रकार का विटामिन मिनरल्स प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हरी सब्जियाँ होगा। अब कह रहे अगला क्वेश्चन कह रहा है टेट्राएथिलेट TEL इसको शॉर्टकट में कहते हैं TEL
पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? सवाल है क्यों मिलाया जाता है टीएल में, टीएल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया? टेट्रा एथिल लेड, ये जो लेड है ये वाला लेड, टेट्रा एथिल लेड यानी टीएल पेट्रोल में, पेट्रोल में ये टेट्रा एथिल लेड क्यों मिलाया जाता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने, अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने। पहले छोटा छोटा वाहन में ये ऐसा किया जाता है, पेट्रोल में मिलाया जाता था, पर अब नहीं, अब वायुयान से भी मिलाया जाता है टेट्राएथिल लेड। पहले छोटा छोटा वाहन में भी मिला देता था, तो कई सारी परेशानियाँ हुई जिसके कारण से इसको छोड़ा। ठीक है, अगला पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इस पे ध्यान देते हैं। सेवन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? बहुत आसान सा सवाल है, इसका जवाब दोगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो फटाक से। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो याद रखना सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो कैल्शियम दिख रहा है आप लोगों को, कैल्शियम भी दिख रहा है, वो तो कैल्शियम का क्या है? ये ऑक्सीजन है। सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक ऑक्सीजन है, सबसे अधिक ऑक्सीजन है। और कैल्शियम जो है ये पाया जाता है हड्डियों में। कैल्शियम किसे पाया जाता है? हड्डी में। कैल्शियम हड्डी में रहता है। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और कैल्शियम हड्डी में। कैल्शियम किसे पाया जाता है? हड्डी में पाया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? हम बताए थे मानव रक्त जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का है, और क्षारीय का मान 7 से अधिक होता है, उतना भी क्षारीय नहीं है, उतना भी क्षारीय नहीं है। पहली बात कि उतना भी क्षारीय नहीं है, तो 12 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर कितना होगा? 7.4। 7.4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन देखें जरा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रक्रम द्वारा कपूर कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? तो ये जो विधि है, किस प्रक्रम द्वारा कपूर या कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? तो ये ऊर्ध्वपातन एक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि कोई ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव बदलना चाहिए, फिर द्रव से गैस में आना चाहिए। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस को गर्म करोगे तो ये डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, और गैस को ठंडा करने पर वापस किसी ठोस में आ जाता है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन बेसिकली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कोई भी ठोस को गर्म करेंगे तो वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, द्रव में ना बदल के डायरेक्ट गैस में। और वापस से अगर गैस को ठंडा करें तो उसको द्रव में आना चाहिए, तो द्रव में नहीं आता, वो वापस से किस में आ जाता है? ठोस में आ जाता है। इसका एग्जाम्पल यही है, कपूर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका कपूर हो जाएगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं जैसे कि इसका कपूर ले लो और एक दो नाम आपको लिखा देते हैं, एक दो नाम और आपको जानना है जिससे ये आ सकता है। एक होता है, एक कपूर तो हो गया, एक होता है अमोनिया क्लोराइड, ये इसका एग्जाम्पल लिखा रहा है ऊर्ध्वपातन का, अमोनिया क्लोराइड। और एक हो जाता है आयोडीन, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आयोडीन, नेपथलीन ये सभी है जो ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में भी आ सकता है, तो ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है क्वेश्चन नंबर के कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है। तो कार्बन का जो सबसे न्यूनतम प्रतिशत है वो होता है पिटवा लोहा में। किसमें होता है? पिटवा लोहा में। कार्बन का सबसे न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है? पिटवा लोहा में। पिटवा लोहा इसका आंसर हो जाएगा, पिटवा लोहा। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? पिटवा लोहा। सबसे न्यूनतम परसेंट होता है पिटवा लोहा में, लगभग 0.08% के आसपास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? अत्यधिक आघातवर्धी धातु कौन सा? आघातवर्धता मतलब क्या कि जिसको हम लोग पीट करके किसी भी धातु को वैसा धातु जिसको पीट करके पतला चादर जैसा बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला बना सकते हैं, वो होता है आघातवर्धनता। वर्धनता मतलब जिसको खींच करके लंबा कर सकता है, यहाँ पे है आघातवर्धनता। तो आघातवर्धनता धातु कौन सा? आघातवर्धनता वाला धातु कौन सा, ये पूछ रहा है। आघातवर्धनता वाला धातु कौन सा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो मतलब ठीक है, तो देखो भाई कौन सा होगा आघातवर्धनता वाला धातु, इनमें से। ठीक है, प्लेटिनम होगा, चांदी होगा, लोहा होगा या फिर सोना होगा, इनमें से कौन होगा? ये चारों का बात हम कह रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें से याद रखना सोना होता है। अगर सोना नहीं रहता तो चांदी हो जाता, लेकिन सोना है तो इसलिए पहले सोना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ये बहुत बेहतरीन सवाल है। तो याद रखना, इसमें सभी को याद रखेंगे, क्रोमियम इसमें नहीं पाया जाता है। कोई किसी के बहुतों का कहना, बहुत बुक में लिखा होगा कि क्रोमियम पाया जाता है, तो क्रोमियम का जो मात्रा रहता है बिल्कुल कम होता है, रहता भी तो इसकी आवश्यकता ना के बराबर है। रक्त में क्रोमियम बिल्कुल रक्त के लिए आवश्यक तत्व है ही नहीं। ठीक है, तो ये मुख्य लोहा है, तांबा है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम नहीं है। तो रक्त में कौन सा तो नहीं पाया जाता? अगर ये 4 ऑप्शन में मिल रहा तो ये याद रखना, क्रोमियम मानेंगे जो नहीं पाया जाता है। ठीक है, लोहा तो पाया ही जाता, तांबा पाया जाता, मैग्नीशियम पाया जाता, हालांकि क्रोमियम भी पाया जाता है, फिर से बोलो, लेकिन ना के परसेंट के बराबर पाया जाता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये इसका आंसर होगा क्रोमियम। अगर क्रोमियम ऑप्शन में है तो क्रोमियम नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये रक्त में कौन सा तो नहीं पाया जाता? क्रोमियम नहीं पाया जाता। बहुतों का कहना है कि ये पाया जाता है, फिर से हम बता दिए। ठीक है, तो लेकिन क्रोमियम होगा जो नहीं पाया जाता, बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है, जनरली ये नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये हो गया। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि आलू के अंकुर क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है आलू के अंकुर उपयोगी है किसके लिए? आलू के अंकुर किसके लिए उपयोगी है? तो बहुत सिंपल सा है, ये जनन के लिए उपयोगी है। किसके लिए? जनन के लिए। किसके लिए? जनन के लिए। तो आलू के अंकुर जो हैं ये जनन के लिए उपयोगी है। आलू का जो अंकुर है, आलू का जो अंकुर है वो जनन के लिए, याद रखना, जनन के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? जनन के लिए उपयोगी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता है? सबसे कम। अब इस पे भी ये डाउटेबल क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन पे डाउटेबल है, ध्यान देना। हम बताते हैं कौन कौन सा ऑप्शन पे। ठीक है, एक अलग यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता, ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जल की आवश्यकता नहीं पड़ती सबसे कम, तो ये बबूल ही हो जाता है। ये बबूल हो जाता है। यूकेलिप्टिस अगर कोई भूल रहा तो याद रखना कि इसमें इससे भी कम की आवश्यकता पड़ता है बबूल में बिल्कुल ना के बराबर। इसमें तो हल्का पानी चाहिए भी, इसमें तो चाहिए भी, लेकिन बबूल में ना के बराबर चाहिए वृद्धि होने के लिए। बबूल में पानी ना के बराबर चाहिए वृद्धि होने के लिए, यानी कि वृद्धि
तो सबसे कम जल की आवश्यकता किसमें है? तो बबुल में है, यूकेलिप्टिस में नहीं। अगर बबुल नहीं है तब यूकेलिप्टिस होगा, अन्यथा बबुल ही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बबुल इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर बता दिए, बबुल मारना है। इसका सही आंसर है बबुल। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर है बबुल। इसका सही आंसर है बबुल, ध्यान रखोगे इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक के रूप में सबको पता है, विद्युत चुंबक के रूप में नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत चुंबक के रूप में नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। और नरम लोहा जो है ये किस प्रकार का चुंबक है, तो बता सकता है? ये विद्युत चुंबक होता है। एक ऐसा चुंबक होता है, एक विद्युत चुंबक होता है। ध्यान रखिए, नरम लोहा ये विद्युत चुंबक होता है और ये अस्थायी चुंबक होता है। एकदम जब तक विद्युत तब तक चुंबकीय गुण है, और जब नहीं है तो फिर वो भी खत्म। तो ये अस्थायी चुंबक है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोबर गैस का प्रमुख अवयव, सबको पता मीथेन। गोबर गैस का प्रमुख अवयव कौन है? मीथेन, यानी CH4। गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन। गोबर गैस का प्रमुख अवयव कौन है? मीथेन। गोबर गैस का प्रमुख अवयव कौन है? मीथेन। गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। ठीक है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन, यानी कि CH4। ठीक है, ध्यान रखोगे इसका, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि आइसक्रीम में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? ठीक है, सवाल ये है, बहुत बढ़िया सवाल है, बताओ क्यों मिलाया जाता है? तो देखो, आइसक्रीम में रवा बनने से बचने के लिए, कि रवा नहीं बन जाए, जैसे कि बाइसीकरण क्रिया हो पाए सही से, ताकि जो किसी जैसे दूध डाल रहा है, क्रीम डाल रहा है, तो उसका एक प्रकार से गठरी नहीं बन पाए, यानी कि वो दाना दाना नहीं रह सके, वो पूरी तरह से क्या हो जाए, मुलायम हो जाए, तो चिकना मुलायम बन जाए। तो आइसक्रीम की बनावट चिकनी और मुलायम बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा जिससे संबंध किससे संबंधित है? एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा जिससे संबंधित है। एनाटॉमी का बात करें तो ये प्राणी एवं पौधे हो जाएगा, प्राणी एवं पौधे। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्राणी एवं पौधे की रचना होती है, ये बात पता होनी चाहिए। अगला करें, मिर्गी एक बीमारी है। मिर्गी एक बीमारी है, इसके बारे में बताइए कौन सी बीमारी है? मिर्गी एक बीमारी है, ये किस कैटेगरी का बीमारी है आपको बताना है। तो ये चार में से बताओ, लास्ट क्वेश्चन तो कौन सा आंसर होगा इसका? मिर्गी एक बीमारी है, त्वचा की, स्नायु प्रणाली की, हृदय की या श्वसन प्रणाली की? तो ये हो जाएगा स्नायु प्रणाली की, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र, स्नायु कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, क्योंकि जैसे मुर्गी उठता है तंत्रिका तंत्र में कोई गड़बड़ी होता है, इस वजह से मुर्गी की बीमारी उत्पन्न होती है, और ये स्नायु प्रणाली से को कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरा तरह से द एंड 69 क्वेश्चन हम लोग इस तरह से कंप्लीट कर लिए।